एक दिन किसी बात पर सच्चिदानंद राय और मुख्तार अंसारी के पिता के बीच विवाद हो गया और इस बात की खबर मुख्तार अंसारी को लग जाती है। डॉक्टरों ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली। जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह को फोन करके कहा, राय और मुन्ना बजरंगी के बीच गोलियां चल रही हैं, राय की चुटिया काट ली है। मुख्तार के कारिंदे शहर में घूमा करते, किसी के भी सताए लोग उनसे संपर्क कर सकते थे। फैसला फाटक पर होता और उस कमजोर आदमी को न्याय मिलता। मुख्तार पर मखनू सिंह और साधु सिंह गैंग का एहसान बढ़ चुका था। साधु सिंह ने मुख्तार से कहा, रणजीत सिंह का सर चाहिए। झगड़े में फंसी जमीनें हों, पार्टनरशिप का विवाद हो, किसी की बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए हों, किसी ने किसी कमजोर की जमीन पर कब्जा जमा लिया हो, पीएससी पर डॉक्टर नहीं आ रहा हो और सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हों, तो लोग कोर्ट नहीं जाते बल्कि मुख्तार के फाटक पर लगने वाले दरबार में पहुंच जाते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कोर्ट से पहले यहां न्याय मिलेगा। अस्सी के दशक में यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र दो सबसे बड़े गैंगस्टर के बीच बटा हुआ था, एक पंडित हरिशंकर तिवारी और दूसरे ठाकुर वीरेंद्र शाही। लेकिन 90 के दशक में वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी जाती है, वहीं पंडित हरिशंकर तिवारी राजनीति में शिफ्ट हो जाते हैं। गोरखपुर में रहने वाले हरिशंकर तिवारी के दो डॉन गाजीपुर जिले में भी काम करते थे, मखनू सिंह और साधु सिंह। इन्हीं दोनों के साथ काम करते थे मुख्तार अंसारी। इधर वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद ठाकुरों को ब्रजेश सिंह में अपना हीरो दिखने लगा। ब्रजेश सिंह और उनके दोस्त त्रिभुवन सिंह शुरू में साहिब सिंह गैंग के साथ काम करते थे। पूर्वांचल क्षेत्र में सरकारी ठेकों को लेकर मखनू सिंह गैंग और साहिब सिंह गैंग के बीच में लड़ाई होने लगती है और इस तरह मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दो अलग अलग गैंग के बीच आमने सामने की लड़ाई में आमने सामने आ जाते हैं। आगे पूर्वांचल के वर्चस्व की लड़ाई इन्हीं दो सेनापतियों के बीच होने जा रही थी। जहां मुख्तार अंसारी गाजीपुर के रहने वाले थे तो ब्रजेश सिंह वाराणसी के रहने वाले थे। ब्रजेश के पिता रविंद्रनाथ सिंह एक संभ्रांत किसान थे। 27 अगस्त 1984 के दिन एक जमीन विवाद में रविंद्रनाथ की हत्या हो जाती है। उनके ही पट्टीदार बंसू और पांचू ने उनकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में बंसी और पांचू के अलावा कई और लोग भी शामिल थे। अपने पिता की हत्या ने ब्रजेश सिंह को बदले की आग से भर दिया। ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की जलती चिता के सामने खड़े होकर बदला लेने की सौगंध ली और एक साल के भीतर ही ब्रजेश सिंह ने 27 मई 1985 के दिन अपने पिता की हत्या के मुख्य आरोपी हरिहर सिंह की हत्या कर दी। माना जाता है ब्रजेश सिंह पहले हरिहर सिंह के घर गए और उनके पैर छुए और गोली मार दी। पिता की हत्या का पहला बदला पूरा हो चुका था। इस तरह 1985 में ब्रजेश सिंह पर इस हत्याकांड का पहला केस दर्ज हो जाता है, लेकिन ब्रजेश सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। अगले ही साल 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में ब्रजेश सिंह एक साथ 7 लोगों की हत्या कर देते हैं। इस हत्याकांड का आरोप लगता है ब्रजेश सिंह पर कि ब्रजेश सिंह ने ही अपने पिता की हत्या में शामिल एक पूर्व प्रधान समेत उसके भाइयों और 4 भतीजों की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी है। इत्तेफाक से इस मामले में पुलिस ने ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इसी दौरान जेल में ब्रजेश सिंह की मुलाकात होती है हिस्ट्री सीटर त्रिभुवन सिंह से। त्रिभुवन सिंह से दोस्ती का कारण यह था कि त्रिभुवन सिंह की कहानी और ब्रजेश सिंह की कहानी एकदम एक जैसी थी। दरअसल मुख्तार अंसारी जिस मखनू गैंग का हिस्सा थे, उस मखनू ने ही त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या की थी। त्रिभुवन सिंह और मखनू दोनों ही गाजीपुर जिले के मुड़ियार गांव से आते थे और आपस में चाचा ताऊ के लड़के थे। 80 के दशक में त्रिभुवन सिंह प्रधानी का चुनाव जीत गए, लेकिन मखनू और मखनू के भाई साधु सिंह को इस बात से अब जलन होने लगती है कि उनका ही आदमी एक रसूखदार आदमी बन जाता है। टीवी 9 वेबसाइट की एक खबर के अनुसार एक दिन 5 बीघे जमीन को लेकर साधु और मखनू ने रामपत सिंह के साथ गाली गलौज कर दी। रामपत ने इसे अपमान समझते हुए अपने बेटे त्रिभुवन सिंह और बाकी बेटों के साथ मिलकर साधु और मखनू को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद कुछ महीने तक दोनों गुटशांत रहते हैं, लेकिन एक दिन बाद मौका पाकर साधु सिंह और मखनू ने त्रिभुवन सिंह के पिता रामपत को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। प्रधान रामपत की हत्या के बाद साधु और मखनू कुछ दिन फरार रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वे दोबारा गांव लौटते हैं और मखनू और साधु सिंह ने दोबारा से रामपत के 3 बेटों की हत्या कर दी। इस तरह त्रिभुवन सिंह के घर में 2 ही लोग बचे, एक त्रिभुवन सिंह और दूसरे भाई राजेंद्र। अब त्रिभुवन सिंह ने अपने भाई और पिता का बदला लेने के लिए गांव छोड़ दिया। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह और मखनू सिंह गैंग ने त्रिभुवन सिंह के भाई राजेंद्र सिंह की भी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी का भी नाम मुकदमे में दर्ज किया गया। बाकी के मुकाबले मुख्तार किसी साधारण परिवार से नहीं आते थे, बल्कि मुख्तार के पिता गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में
नगर पंचायत के चेयरमैन थे। लेकिन इस इलाके में एक और आदमी बहुत अधिक प्रभावशाली था और उनका नाम था सच्चिदानंद राय। एक दिन किसी बात पर सच्चिदानंद राय और मुख्तार के पिता के बीच विवाद हो जाता है। इस बात की खबर जब मुख्तार को लगी तो उसने सच्चिदानंद राय को निपटाने का ही फैसला कर लिया। लेकिन यह काम उस वक्त मुख्तार के लिए आसान नहीं था। मुख्तार ने सच्चिदानंद राय को निपटाने के लिए साधु सिंह और मखनू सिंह से मदद मांगी। तब तक साधु सिंह और मखनू सिंह अपने पट्टीदार रामपत सिंह और उनके 3 बेटों की हत्या करके गाजीपुर और आसपास के इलाकों में एक बड़े दबंग की तरह स्थापित हो चुके थे। दोनों ने मुख्तार की पीठ पर हाथ रख दिया। अंततः सच्चिदानंद राय के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती है। मुख्तार अंसारी पर सच्चिदानंद राय की हत्या का इल्जाम आया। हालांकि मुख्तार अंसारी और सच्चिदानंद राय के बीच के झगड़े को लेकर मीडिया में कुछ मिलती जुलती दूसरी कहानियां भी चलती हैं। जैसे आज तक वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 80 और 90 के दशक में गाजीपुर जिले की एक और खासियत थी। राज्य हाईवे से सरकारी बसें इस जिले को पार करके चली जाती थी, जैसे बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस। लेकिन किसी सरकार में इतना दम नहीं था कि वो गाजीपुर के इंटरनल इलाकों से सरकारी बसें मुख्यालय तक चला लें। इन सारे रूटों पर माफिया का कब्जा था, जो अपने अपने बेड़े की बसें चलवाते थे। इसे जनता का भी समर्थन मिलता था, क्योंकि बसों की टाइमिंग फिक्स थी। मोहम्मदाबाद से गाजीपुर, बनारस के लिए बस कितने बजे चलेगी, कब पहुंचेगी, कहां कहां कब रुकेगी, ये सब तय था। लोग बताते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग इससे घड़ी मिलाने की भी बात करते थे। सच्चिदानंद राय भी दबंग किस्म के इंसान थे। उनसे जुड़े लोगों की बसें मोहम्मदाबाद से चलती थीं। बताया जाता है कि मुख्तार से जुड़े लोग भी इस कारोबार में थे। किसकी बस कब निकलेगी, इसको लेकर विवाद हो गया। सच्चिदानंद राय वहां मौजूद नहीं थे। मुख्तार भारी पड़ गए। सच्चिदानंद राय को ये बात नागवार गुजरती है। कहा जाता है कि फनफनाए सच्चिदानंद मुख्तार के घर फाटक तक चढ़ाए। मुख्तार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। कुछ दिन के बाद ही सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी जाती है। नाम मुख्तार का आया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। ये आज तक की खबर में लिखा हुआ है। मुख्तार और सच्चिदानंद राय के बीच के विवाद की असली कहानी जो भी हो, लेकिन ये सच है कि सच्चिदानंद राय की हत्या में मुख्तार का नाम आया। इसमें मदद करने का आरोप साधु सिंह और मखनू सिंह पर लगा। माना जाता है इस घटना के बाद मुख्तार मखनू सिंह और साधु सिंह को अपना आपराधिक दुनिया का गुरु मानने लगे। मुख्तार पर मखनू सिंह और साधु सिंह का एहसान चढ़ चुका था, जिसे उतारने का वक्त आ चुका था। गाजीपुर में ही 2 और दबंग भाई थे, छत्रपाल सिंह और रणजीत सिंह। इनकी दबंगई के भी गाजीपुर में चर्चे थे। लेकिन साधु सिंह और मखनू सिंह को ये बात अखड़ती थी, क्योंकि वे दोनों गाजीपुर के सबसे बड़े डॉन बनना चाहते थे। इसलिए एक दिन साधु सिंह और मखनू ने मुख्तार से कहा कि वो छत्रपाल सिंह और रणजीत सिंह को निपटा दें। माना जाता है कि मुख्तार अंसारी ने रणजीत सिंह को निपटाने के लिए उसके घर के ठीक सामने रहने वाले रामू मल्लाह से दोस्ती कर ली। यह रामू मल्लाह बाद में मुख्तार का शार्प शूटर भी बनता है। मुख्तार ने रामू मल्लाह के घर की बाहर की दीवार पर अंदर से बाहर की तरफ एक सुराख किया, और ठीक ऐसा ही सुराख रणजीत सिंह के घर में जो दीवार है उसमें भी किया। अब वो रामू मल्लाह के घर वाले सुराख से सीधे रणजीत सिंह के आंगन में देख सकते थे। एक दिन रणजीत अपने आंगन में घूम रहा था और मौका पाते ही मुख्तार ने निशाना लगा दिया और एक ही गोली में रणजीत सिंह की हत्या कर दी। मुख्तार के इस कारनामे के बाद तीनों दोस्तों साधु सिंह, मखनू सिंह और मुख्तार अंसारी का दबदबा गाजीपुर में गूंजने लगा। इधर जेल में बंद त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह की मुलाकात हो चुकी थी। ब्रजेश सिंह को यह भी पता चलता है कि उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह के हत्यारे बंसू और पांचू भी साधु सिंह, मखनू सिंह के लिए काम करते हैं। इस तरह एक गुट बना साहिब सिंह गैंग का, जिसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह थे, और दूसरा गुट बनता है मखनू सिंह, साधु सिंह और मुख्तार अंसारी का, साथ में बंसी और पांचू। 90 के दशक में ब्रजेश सिंह और उनका गुट बनारस में तमाम तरह के धंधों में अपना हाथ आजमा रहा था। वहीं गाजीपुर का मुख्तार अंसारी गैंग भी इसी शहर में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। ये वो दौर था जब बनारस में रेशम से लेकर कोयले के कारोबार पर सबकी नज़र थी। उन दिनों स्क्रैप, रेशम और कोयले का कारोबार मोटा पैसा देने वाले धंधे थे। बनारस इन सब धंधों का प्रमुख केंद्र था। मुगल सराय से बनारस नज़दीक होने के चलते कोयले के काले कारोबार का भी यहाँ से संचालन करना आसान था। मुख्तार को इन्हीं सब धंधों पर कब्जा कर अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करना था और इसके साथ ही अपना वर्चस्व गाजीपुर से बनारस तक फैलाना था। वहीं बनारस ब्रजेश सिंह का गढ़ था। ब्रजेश सिंह के साथ ही बनारस में अवधेश राय भी अपनी जड़ें जमा रहे थे। अवधेश राय उन्हीं अजय राय के बड़े भाई थे, जिन्होंने बनारस में मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। दबंग छवि वाले अवधेश राय ब्रजेश सिंह के करीबी थे, इसलिए अवधेश राय मुख्तार अंसारी के साम्राज्य के विस्तार में कांटा साबित हो रहे थे। 3 अगस्त 1991 के दिन वाराणसी के लहुरा वीर
क्षेत्र में अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मारुति वैन से आए हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर अवधेश राय को मौत की घाट उतार दिया। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी और उनके गुट के पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, मुन्ना बजरंगी, भीम सिंह, कमलेश और राकेश समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अवधेश राय की हत्या ने पूरे पूर्वांचल और बनारस को सन्न कर दिया। मुख्तार की दबंगई का एहसास भी लोगों को होने लगा। अवधेश राय की हत्या के पीछे एक कारण मुख्तार गुट के द्वारा की जाने वाली वसूली को भी माना जाता है। बीबीसी की एक स्पेशल रिपोर्ट में 90 के दशक में आज अखबार की क्राइम बीट संभाल रहे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिंह बताते हैं कि इस हत्याकांड की कई वजहों में से एक वजह व्यापारियों से वसूली का भी था। चेतगंज थाना क्षेत्र में आने वाले लोहराबीर और हथुआ मार्केट बनारस के अच्छे व्यापारिक इलाके हैं। चेतगंज थाने में ही हैदर अली टाइगर और संजय सिंह नाम के 2 सिपाही थे जो इस पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी के लिए व्यापारियों से वसूली किया करते थे। हथुआ मार्केट में अवधेश राय दुर्गा पूजा कराते थे जिसमें व्यापारी बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग दिया करते थे। अब व्यापारियों ने चेतगंज के सिपाहियों की शिकायत अवधेश राय से कर दी। सुभाष सिंह बताते हैं कि अवधेश राय व्यापारियों के सरपरस्त थे और उनके मुखिया की तरह काम कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। इसके बाद ये दोनों सिपाही निलंबित हो गए। बताया जाता है कि इन सिपाहियों और चेतगंज इलाके में उन दिनों रह रहे हत्या के एक अभियुक्त राकेश ने ही अवधेश राय की रैकी की। इसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। चूंकि अवधेश राय ब्रजेश सिंह के साथी थे और ऊपर से मुख्तार अंसारी बनारस में उनके ही गढ़ में एंट्री कर चुके थे, इसलिए भी ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी से दुश्मनी ठन जाती है। त्रिभुवन सिंह के भाइयों और पिता को मुख्तार अंसारी के गैंग के लोगों ने पहले ही मार दिया था, इसलिए अब ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने सबसे पहले साधु सिंह को निपटाने का प्लान बना लिया। लेकिन साधु सिंह इस वक्त जेल में थे और उसे मारना आसान नहीं था। लेकिन इसी बीच साधु सिंह की बीवी को एक बच्चा होता है और साधु सिंह अपनी पत्नी और बच्चे को देखने के लिए पुलिस कस्टडी में अस्पताल आता है। लेकिन पुलिस वर्दी में ही घुसे एक अनजान आदमी ने साधु सिंह पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और उसे मौत की घाट उतार दिया। इसी दिन साधु सिंह के गाँव में उसके भाई और माँ समेत 8 लोगों की भी हत्या कर दी जाती है। साधु सिंह और इन 8 लोगों की हत्या का आरोप आया ब्रजेश सिंह पर। इसके कुछ दिनों के बाद ही ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने गाजीपुर सिंचाई विभाग चौराहे पर मखनू सिंह की भी हत्या कर दी। इस तरह साहिब सिंह गैंग का डॉन बना ब्रजेश सिंह। दूसरी तरफ मखनू सिंह और साधु सिंह की हत्या के बाद मखनू गैंग का नया डॉन बना मुख्तार। एक तरफ ब्रजेश सिंह और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी। अब कोयला मंडी, शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे को लेकर दोनों के बीच अदावतों का दौर शुरू हो जाता है। आजमगढ़, बलिया, भदोही, बनारस से लेकर पटना और झारखंड तक में इन दोनों गैंग के बीच गोलियां चलने लगती हैं। बनारस से इलाहाबाद की तरफ चलने पर ब्रजेश सिंह भारी पड़ते और बनारस से गाजीपुर और मऊ की तरफ चलने पर मुख्तार अंसारी। ब्रजेश सिंह की तरह मुख्तार अंसारी किसी साधारण परिवार से नहीं आते थे। मुख्तार अंसारी का परिवार पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक सम्मानित परिवार था। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी साल 1927 में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। मुख्तार अहमद अंसारी वे लीडर थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता को बढ़ावा देकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। मुख्तार अहमद अंसारी जामिया यूनिवर्सिटी के भी फाउंडर्स में से एक रहे हैं और 1928 से लेकर 1936 तक चांसलर भी रहे। मुख्तार अहमद अंसारी के ही भाई के पोते हामिद अंसारी इस देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे सुभानुल्लाह अंसारी अपने पिता के विपरीत एक कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अफजाल साल 1985 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए और इसके पीछे मुख्तार अंसारी का बड़ा हाथ माना जाता है कि उनके सपोर्ट के कारण ही उन्हें वोट मिली। मुख्तार के गृह जिले गाजीपुर के आसपास पूर्वांचल क्षेत्र में मुस्लिमों की अच्छी खासी जनसंख्या है। गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ और बलिया ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिमों के वोट से सेकुलर पार्टियों की जीत और हार के आंकड़े तय होते हैं। यही कारण है कि यूपी की सबसे बड़ी पार्टियां बसपा और सपा दोनों ने मुख्तार अंसारी को टिकट दी। 1995 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी को चुनाव में उतार दिया, लेकिन सामने कांग्रेस के कल्पनाथ राय जैसे बड़े नेता थे। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी की हार हुई, लेकिन अगले ही साल 1996 में हुए यूपी विधानसभा के चुनावों में बसपा ने एक बार फिर मुख्तार अंसारी को मऊ सदर विधानसभा सीट पर उतार दिया और इस चुनाव में मुख्तार अंसारी विजयी होते हैं। इसके बाद तो साल 2002, 2007, 2012 और 2017 के चुनाव में भी मुख्तार अंसारी विजयी होते हैं।
हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी ने अपनी सीट अपने बेटे अब्बास को दे दी, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते। मुख्तार के नाम से उनके भाई, भतीजे, बेटे कोई भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता, वही चुनाव जीत जाता। 2-1 चुनाव ही ऐसे रहे जिसमें मुख्तार के कैंडिडेट की हार हुई हो, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कैसे एक माफिया कहा जाने वाला नेता 30 साल तक अपने पूरे क्षेत्र पर राज करता है और जनता उसे हर बार जिताकर विधानसभा भेजती है। इसका कारण ये था कि मुख्तार अंसारी की इमेज एक रोबिन हुड की जैसी थी। मुख्तार ने निजी लेवल पर क्षेत्र की गरीब जनता की मदद की। मुख्तार के घर जो फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वहां वे लोग न्याय के लिए जाते जिन्हें कानून से भी न्याय नहीं मिल पाता था। मुख्तार के फाटक पर दरबार लगता, झगड़े में फंसी जमीनें हो, पार्टनरशिप का विवाद हो, शादी करके भी कोई लड़का लड़की को रखने के लिए तैयार ना हो, किसी की बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए हो, किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया हो, पीएससी पर डॉक्टर नहीं आ रहा हो, कोई सड़क नहीं बन रही हो, सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हो, किसी दफ्तर में किसी का काम नहीं हो रहा हो, तो लोग कोर्ट नहीं पहुंचते, फाटक पहुंचते, क्योंकि फाटक पर उन्हें न्याय की उम्मीद थी। उन्हें मुख्तार से ये उम्मीद होती थी कि कोई सुने या ना सुने, लेकिन मुख्तार और मुख्तार के लोग उनकी आवाज़ जरूर सुनेंगे। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मदाबाद के ही एक बुजुर्ग बताते हैं कि मुख्तार के कारिंदे शहर में घूमा करते थे। किसी के सताए हुए लोग उनसे आसानी से संपर्क कर लेते, फैसला फाटक पर होता और वहीं से फरमान जारी हो जाते। समझाया प्यार से ही जाता, लेकिन सामने वाले को पता होता कि ना मानने के नतीजे क्या होंगे। मुख्तार अंसारी का जलवा ये था कि जब वे अपने जिले में होते तो पूरे मोहम्मदाबाद में 24 घंटे बिजली रहती। लोग इसी बात से समझ जाते कि मुख्तार इस वक्त जिले में ही हैं। विधायकी के पद ने मुख्तार अंसारी को ब्रजेश सिंह के ऊपर एक बड़ा एडवांटेज दे दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये वो दौर था जिसमें गठबंधन से सरकारें बनाई जा रही थीं। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था। वैसे में सदन में बहुमत साबित करने के लिए या सरकार को बनाए रखने के लिए एक एक विधायक की जरूरत पड़ती थी। इसलिए मुख्तार अंसारी और पंडित हरिशंकर तिवारी जैसे बाहुबलियों के सामने राजनीतिक पार्टियां भी फायदा लेने के लिए आया करती थी, क्योंकि ये खुद ही विधायक थे और परिवारों में भी इनके कई विधायक होते थे। ऊपर से दर्जन भर विधायकों पर इनका नियंत्रण था। अपनी जातियों और समुदायों में भी इन बाहुबलियों को पूर्ण समर्थन मिलता था। इसलिए मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली धनबल और शक्ति बल के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी मजबूत हो गए। इसलिए मुख्तार अंसारी ने विधायकी मिलने के बाद ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। मुख्तार का दबदबा पुलिस और राजनीति में भी था। पुलिस ब्रजेश को परेशान करने लगी, साथ ही ब्रजेश के गैंग के लोगों पर भी हमला होने लगा। अब ब्रजेश गैंग के लोग प्लान करने लगते हैं कि क्यों ना मुख्तार अंसारी को ही निपटा दिया जाए। 15 जुलाई 2001 के दिन मुख्तार अंसारी अपने काफिले से कहीं जा रहे थे और सामने खड़े ट्रक में से कुछ हथियारबंद हमलावर निकलते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इधर मुख्तार के लोगों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इत्तेफाक से इस गैंगवार में मुख्तार अंसारी की जान बच गई, लेकिन 3 लोगों ने जान गंवा दी। इस गोलीकांड का आरोप आया ब्रजेश सिंह पर। ब्रजेश सिंह और उनके दोस्त त्रिभुवन सिंह के खिलाफ इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। हालांकि मुख्तार के पक्ष को यह भी लग रहा था कि जवाबी गोलीबारी में ब्रजेश सिंह भी मारा गया है। इस घटना को ऊसरी चट्टी कांड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस जगह ये घटना घटी उसका नाम ऊसरी चट्टी था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि ब्रजेश सिंह इस हमले के बाद पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। वहीं इलाके में फैली ब्रजेश सिंह की मौत की खबर के बाद मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में अकेले डॉन बचते हैं। इससे मुख्तार के रुतबे में और अधिक 4 चांद लगते हैं। चूंकि ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड होकर काम करते थे, इसलिए उन्हें जरूरत थी एक ऐसे फेस की जो राजनीतिक स्तर पर मुख्तार अंसारी का मुकाबला कर सके। लेकिन मऊ में मुख्तार अंसारी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एक तो मऊ में मुख्तार का दबदबा था, उनकी अच्छी छवि थी, ऊपर से यहाँ मुस्लिम वोटर भी अधिक थे। इसलिए ब्रजेश ने सोचा क्यों ना मुख्तार के भाई अफजाल को घेरा जाए। अफजाल गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से लगातार विधायक बनते हुए आ रहे थे और यहाँ मुख्तार के भाई को घेरना इसलिए आसान था क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट मात्र 10% थे। इसलिए ब्रजेश ने भाजपा नेता कृष्णानंद राय को पीछे से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को चुनाव हरा दिया। अफजाल की हार एक तरह से मुख्तार अंसारी की हार की तरह थी। राय भूमिहार जाति से आते थे और पूर्वांचल क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ब्रजेश सिंह की मदद के बदले कृष्णानंद राय ने सरकारी ठेकों को ब्रजेश सिंह गुट को दिलाने में मदद करना शुरू कर दिया, जिससे मुख्तार अंसारी को चिढ़ थी। धीरे धीरे कृष्णानंद राय
मुख्तार अंसारी की आंख में चुभने लगते हैं। इसका अंदाजा विधायक कृष्णानंद राय को भी लग चुका था, इसलिए कृष्णानंद राय सजग रहने लगे। मुख्तार की अदावत के चलते विधायक कृष्णानंद राय अपने करीबी राजेंद्र राय की हत्या के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हो पाए। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुख्तार अंसारी से चल रही गैंगवार में कृष्णानंद राय के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र राय, छिनकू गेहार, शोभानाथ राय, राम अवतार, अविनाश सिंह, कल्लू राय, अखिलेश राय, बिट्टू पाठक, रमेश वर्मा, रमाकांत भारती और रामेंद्र राय को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि मुख्तार अंसारी के समर्थकों में केवल कुख्यात अपराधी अन्नू त्रिपाठी ही मारा गया। खबरों के अनुसार कृष्णानंद राय भी जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने नहीं पहनी। 29 नवंबर 2005 के दिन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सियाड़ी गांव में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तभी अचानक कृष्णानंद राय के काफिले पर गोलियां बरसाई जाने लगती हैं। करीब 400-500 राउंड फायरिंग होती है और इस हमले में एमएलए कृष्णानंद राय के साथ साथ 6 अन्य लोगों की भी जान चली गई। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकलती हैं। यह एक तरह से ये संदेश देने के लिए थी कि आपके इलाके में घुसकर मारा है। आज तक की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काट ली। एक जरूरी बात यहाँ ये नोट करने की भी है कि पूर्वांचल में उभर रहे इन बाहुबली नेताओं की भले ही अपनी जातियां और धर्म थे, लेकिन इनकी गैंग में सब जातियों और सब समुदायों के लोग काम करते थे। मेरे पहले एपिसोड में आप ये साफ देख सकते हैं कि भले ही लड़ाई हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही की थी, लेकिन राजपूत नेता और दबंग आपस में भी लड़ रहे थे और ब्राह्मण बाहुबली भी आपस में लड़ रहे थे और दोनों ही गैंग में दोनों ओर से दोनों ही जातियों के लोग थे। इसलिए मुख्तार अंसारी के वर्चस्व को मुख्तार के वर्चस्व से देखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई इसे मुसलमान बनाम हिंदू की तरह दिखता है तो उसे पूर्वांचल की माफिया राजनीति की हिसाब किताब का पता नहीं है या वो खुद अंदर से सांप्रदायिक है। बहरहाल कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसार पर आरोप लगते हैं। मुख्तार अंसारी उस वक्त मऊ सदर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक थे और वहीं उनके भाई अफजाल अंसार सपा की टिकट पर गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। कृष्णानंद राय की हत्या वाले दिन ही तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह वाराणसी जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी कृष्णानंद राय के घर पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी ने दोनों ने इन आरोपों का खंडन किया। अफजाल अंसारी ने कहा कि हमले के वक्त वे दिल्ली में थे और मुख्तार अंसारी उस वक्त जेल में थे। हालांकि मुख्तार के जेल में होने वाला लॉजिक इसलिए अधिक सत्य नहीं था क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल से ही अपना साम्राज्य चला रहे थे और कृष्णानंद राय की हत्या के बाद गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार की माफिया अभय सिंह से बातचीत का एक ऑडियो वायरल भी हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी अभय सिंह को फोन पर बता रहे हैं कि राय और मुन्ना बजरंगी के बीच गोलियां चल रही हैं। इस ऑडियो में मुख्तार कृष्णानंद राय की चुटिया काट लेने की बात भी कहते हुए सुने जा सकते हैं। हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय पे। ये सुनने में आया है। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गाँव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। बराबर में चल रही है। हाँ, ये तरफा जय श्री राम। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ काट ली मुट्ठी में। ठीक है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का ही आदमी था। एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी के खौफ का ग्राफ और तेजी से बढ़ने लगा। मुख्तार जेल में रहें या मऊ में रहें या गाजीपुर में, उनकी सुख सुविधाओं में कोई अधिक अंतर नहीं रहा। जेल में भी उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिली। आज तक वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट में मुख्तार के जेल के दिनों पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2005 में मुख्तार ने गाजीपुर जेल को ठिकाना बना लिया। अब जो दरबार कभी फाटक पर लगता था वह गाजीपुर जेल में लगने लगा। ऐसो आराम के सारे इंतजाम वहीं तैयार कर लिए गए। यूपी के डीजीपी रहे ब्रजलाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि मुख्तार ताजी मछली खा सकें, इसलिए जेल परिसर में तालाब खुदवा दिया गया। एक डिप्टी एसपी अखबार लेकर जाते थे। एक दरोगा मुख्तार के प्रेस किए हुए कपड़े पहुंचाने का काम करते थे। निशानेबाजी का शौक इतना बड़ा कि जेल में गुलेल से निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। 2003 से लेकर 2007 तक प्रदेश में सपा नेता मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हैं और मई 2007 में मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। 2009 तक राजनीतिक हालात बदलने लगते हैं। सूबे की कमान मायावती के हाथ में थी। गाजीपुर जेल में एसटीएफ ने छापा मारा तो मुख्तार की सेल में फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर समेत कई सामान मिलते हैं।
इसके बाद मुख्तार को मथुरा जेल भेज दिया जाता है और इसके बाद मुख्तार को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाता रहा। इधर ब्रजेश सिंह भी साल 2008 में उड़ीसा से अरेस्ट कर लिए जाते हैं। साल 2012 में जेल में बंद ब्रजेश सिंह ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की सैयद राजा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि ब्रजेश ये चुनाव हार गए। इसके बाद 2016 में जेल से ही ब्रजेश सिंह एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं और अंततः ब्रजेश सिंह को इस चुनाव में जीत मिलती है और जेल में ही वे एमएलसी बन जाते हैं। साल 2008 से लेकर 2022 तक ब्रजेश सिंह जेल में रहते हैं और साल 2022 में 13 साल बाद ब्रजेश को जमानत मिल जाती है। इधर साल 2023 आते आते एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बीजेपी के एमएलए कृष्णानंद राय के मामले में दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुना दी। इसके अलावा मार्च 2024 में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फेक हथियार लाइसेंस केस में उम्र कैद की सजा सुना दी। इस बीच मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया और शिकायत भी की कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पत्र मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी वायरल हुआ। 28 मार्च 2024 के दिन अचानक खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है और कुछ ही देर के बाद ये भी खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जिस तरह अपनी मौत से पहले ही मुख्तार अंसारी ने जहर दिए जाने की आशंकाएं जताई थीं, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रथम दृष्टया ही मुख्तार अंसारी की मौत एक संदिग्ध मौत नजर आती है। मुख्तार अंसारी के परिवार ने भी मुख्तार की मौत के पीछे गहरी साजिश बताई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का नाम लेते हुए कहा कि अधिकारी इनसे सेट हैं और सरकार की भी मंजूरी से ये सब हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कोई एक इंसान के बस की बात नहीं है, इसमें सबकी मिलीभगत है। अंसारी परिवार के आरोपों पर भी ना जाएं तो खुद ही अगर तथ्यों को देखें तो मुख्तार अंसारी की मौत एक स्वाभाविक मौत नहीं लगती। एक बार के लिए तो मन में कुछ सवाल जरूर ही उठते हैं। मुख्तार की मौत के बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। एक वे जो मुख्तार की मौत के पीछे गहरी साजिश बताते हैं और साथ ही उन्हें एक मसीहा की तरह भी देखते हैं। एक वे हैं जो मुख्तार से इसलिए नफरत नहीं करते कि वो माफिया हैं, बल्कि वे इसलिए मुख्तार से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें हर मुसलमान से नफरत है। अगर उन्हें माफियाओं से नफरत होती तो आज सत्ताधारी दल के द्वारा क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेताओं को जो टिकटें दी जा रही हैं उससे भी उन्हें दिक्कत होती। उन्हें फिर पंडित हरिशंकर तिवारी से भी नफरत होती, उन्हें वीरेंद्र शाही और ब्रजेश सिंह से भी नफरत होती। लेकिन सच्चाई यह है कि सबको अपनी जाति का डॉन मसीहा लगता है और दूसरे समुदाय का डॉन माफिया लगता है। और ये केवल मुख्तार विरोधियों के लिए ही नहीं है, बल्कि मुख्तार के सपोर्टरों के मामले में भी है। ये बात सब भारतीयों पर लागू होती है। दरअसल भारत का न्यायिक और सामाजिक सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि यहाँ के गरीब कमजोर जनता को न्यायालयों से ज़्यादा नायकों की ज़रूरत महसूस होती है। मुख्तार में उन्हें वही नायक नजर आता था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मुख्तार एकदम देवता आदमी थे। उन्होंने कोई गुनाह या अपराध नहीं किया था और ये भी हमें सोचना नहीं चाहिए कि सिर्फ मुख्तार ने ही गुनाह किए। गुनाह ब्रजेश ने भी किए, गुनाह वे भी कर रहे हैं जो आज भी माननीय बने हुए हैं। लेकिन वक्त वक्त की बात है। बहरहाल ये कहानी फिलहाल यहीं खत्म होती है। पूर्वांचल के बाहुबलियों पर बनाई सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। जल्द कभी तीसरा एपिसोड लेकर आऊँगा, तब तक आप पहले वाले एपिसोड को देख सकते हैं। एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी बने रहिए चैनल पर। नमस्कार।